ठीक है, अब देखते हैं आज की क्लास में हम कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। तो लेट्स से कि हमने एक कैपेसिटर लिया और उसमें एक सर्किट के थ्रू उसको चार्ज करने की कोशिश की, तो चार्ज उसमें कैसे बढ़ेगा? लीनियरली बढ़ेगा टाइम के साथ या एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा, ये क्यूरियोसिटी है ना। तो ये जानना चाहते हैं हम। तो लिखो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और उसमें सबसे पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा। तो ये सर्किट ड्रॉ करो, सारी चीज़ें मार्क करो। ये स्विच है, इसमें ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, ये रेजिस्टेंस है R और EMF है बैटरी का E। एंड द कंडीशन गिवन इज कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज। इस चीज़ का मैथमेटिकल मतलब क्या है कि व्हेन टाइम वाज 0 चार्ज वाज 0, उस पर चार्ज 0 है। ठीक है, अच्छा किसी रैंडम टाइम t पर जब हमने स्विच को ऑन कर दिया, क्लोज कर दिया जब स्विच को, तो चार्ज इस पर स्टोर होना शुरू होगा। इस वाली प्लेट पर प्लस q चार्ज स्टोर हो जाएगा। लेट्स से अगर q चार्ज गुजर गया तो प्लस q इस पर स्टोर हो जाएगा और माइनस q इस पर स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज द सिचुएशन एट एनी रैंडम टाइम t, एट एनी टाइम t, ये सिचुएशन बन गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट बह रहा होगा। करंट कब तक बहेगा? जब तक चार्ज वेरिएबल है, क्योंकि बचपन में हमने एक चीज़ देखी थी, करंट इज इक्वल्स टू dQ/dt। तो जब तक ये चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा तब तक इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तब तक करंट ज़ीरो नहीं होगा। तो चार्ज के बहने की जो क्षमता है शुरुआत में, दिस इज़ द चार्ज के बहने की क्षमता, दैट इज़ करंट। ये शुरुआत में कितनी होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, वो उस पर अपन कंक्लूड करेंगे फाइनली। तो वी वांट टू नो द एक्सप्रेशन ऑफ दिस चार्ज q एट एनी टाइम t, एंड इफ वी गेट दिस चार्ज एट एनी टाइम t वी कैन राइट करंट एट एनी टाइम t, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम किरचॉफ लॉ का। तो किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं, आई होप तुम्हें अब लगाना आ गया होगा कि किसी भी एक रैंडम पॉइंट का पोटेंशियल मान लो 0 और शुरू हो जाओ सर्किट में। किस तरफ चले? इस तरफ चले। तो करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है? सबसे पहले तो कॉमन इंट्यूशन से ये सोचना है, तो जिस तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है उसी तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी यही है। तो अगर करंट का डायरेक्शन ये है और ये रजिस्टर है, तो ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा या ये वाला पॉइंट, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो क्लियरली ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि इन रजिस्टर करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा 0 माइनस IR, क्योंकि पोटेंशियल कम हो गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया माइनस IR। ठीक है, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है। बीच में कौन सा डिवाइस आ रहा है? बैटरी। बैटरी का EMF कितना है? E। और ये बड़े डंडे और छोटे डंडे की सहायता से हम प्लस और माइनस जजमेंट कर सकते हैं कि इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव पॉजिटिव बोलना एक अच्छा शब्द नहीं है, कहना ऐसा चाहिए दिस इज़ लोअर पोटेंशियल और दिस इज़ हायर पोटेंशियल। तो इसका मतलब जो भी पोटेंशियल है यहाँ से, उससे पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा? E। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिख दिया जाए? E माइनस IR। हमने I माइनस IR में E जोड़ दिया। फिर स्विच में कोई लॉस नहीं होता है पोटेंशियल का, यहाँ तक पहुँच गया, मतलब यहाँ का भी वही होगा जो यहाँ का होगा। अब इस कैपेसिटेंस को देखते हैं, कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है इसका, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। क्यों? क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो इसका मतलब जब हम हमारे किरचॉफ लूप में इस तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख देते हैं, जो भी इस पॉइंट का पोटेंशियल है, यानी कि जो भी इस पॉइंट का पोटेंशियल है E माइनस IR, इसमें ऐड करके जो भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल है। अब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे लिखते हैं?
Q by C, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा Q by C, सो मीन्स दिस पोटेंशियल इज Q by C। तो प्लस Q by C इज इक्वल्स टू इस पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इस पॉइंट का पोटेंशियल जो हमने जीरो माना था, तो ये इक्वल टू जीरो। ये बन गई हमारे पास किरचॉफ लॉ वाली इक्वेशन। फिजिक्स यहाँ पे हो गई ख़त्म, अब शुरू होगी मैथ्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया हमने किसी तरीके से, तो हमारे पास Q का एक्सप्रेशन निकल आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं क्या दिक्कत हो सकती है इसको सॉल्व करने में, कि एक वेरिएबल Q तो है लेकिन I भी है, तो इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन रिप्रेजेंट I इन टर्म्स ऑफ Q? यस, I इज इक्वल्स टू dQ बाई dt। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस इक्वेशन को, E माइनस आई की जगह लिख रहे हैं dQ बाई dt मल्टीप्लाइड बाई R प्लस Q बाई C इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने के टाइम जब अपन किसी भी ऐसे कुछ भी इंटीग्रेट करते हैं, तो जैसे दो वेरिएबल्स हैं, तो एक तरफ लेट से dx आ गया, तो dx वाली चीज़ एक तरफ लानी पड़ेंगी, जो भी x से रिलेटेड चीज़ें होंगी। सिमिलरली दूसरी साइड dy आ गया, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए y वाली चीज़ें इधर लानी पड़ेंगी। तो ये जम्बल्ड है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो dq और एक dt, तो इसका मतलब q वाली सारी चीज़ों को एक तरफ लाना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं फिर इसको रीअरेंज। तो देखना ऐसा कर लेते हैं, LCM ले लेते हैं सबसे पहले, तो नीचे dt बन जाएगा, तो ये LCM ले लिया यहाँ पे, नहीं तो फिर ये भी इसको पहले उधर फेंक देते हैं। तो ये हो गया dQ बाई dt इंटू आर, और यहाँ जो बचा उसका LCM ले लेते हैं, तो EC माइनस प्लस Q डिवाइडेड बाई C। ठीक है, अब dQ से रिलेटेड वाली चीज़ें dQ के तरफ फेंक देते हैं और दूसरा dt वाले के इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इस RC को इधर ले आते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो नीचे हो गया ये 1/RC और हो गया dt, और दूसरी तरफ हो गया dQ अपॉन EC प्लस Q। तो इस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन में वेरिएबल सेपरेबल, कि हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया एक एक तरफ। अब बस इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ये इंटीग्रेशन से बाहर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब आ जाती है लिमिट्स की बात, कि लिमिट क्या रखें इंटीग्रेट करने में। तो लिमिट रखने के लिए सोचना पड़ेगा, जब समय शून्य था, इधर किसकी लिमिट आएंगी, इसकी टाइम की लिमिट आएंगी। तो जब समय शून्य था, जब शुरू हुआ था, तब चार्ज कितना था 0, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे चार्ज की लिमिट क्या आएगी 0। और जब समय कुछ रैंडम टाइम t हो गया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तब हमने चार्ज कितना माना है q, तो इस q और इस t में रिलेशन मिल जाएगा। तो ये लिमिट्स लगा दी हमने, इसको बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगा दी यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो अब इस इंटीग्रेशन को देखो, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम। dt का इंटीग्रेशन t होता है, डायरेक्टली हम वही लिख देते हैं, तो 1/RC t माइनस 0, तो t हो जाएगा। ये लिमिट्स ही लगा दी मैंने सॉल्व करके। अब ये है, एकदम इस पर स्ट्रेस देते हैं, जो एकदम काम की बात पे स्ट्रेस देते हैं। तो किस टाइप का फंक्शन है, व्हाट इज रिटन हियर, इट इज़ रिटन लाइक कि एक वेरिएबल है q और उसके साथ कुछ कांस्टेंट है, E तो EMF है बैटरी का, और C कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का ये कांस्टेंट है, मतलब ये एक लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है। तो लेट्स रिकॉल कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा फ्रेज आ जाए dy अपॉन 7y प्लस 16, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं कि हमारे पास इसको ln ले लेते हैं, ln में आंसर आता है। ln क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम, तो ln 7y प्लस 16 इसका आंसर हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ये हो जाएगा, या कुछ और भी 7 से डिवाइड भी करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन तो है बट मल्टीप्लाइड है 7 टाइम्स, प्लस 16 नहीं करेंगे, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो y प्लस 16, तब क्या आंसर होगा, तब 7 नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। अच्छा ऐसा हो जाए, ऐसे यहाँ पे y की जगह q आ जाए
और यहाँ पे q प्लस 16 हो जाए, तब क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा q प्लस 16। अब ये 16 की जगह यहाँ पे CE हो जाए तो क्या होगा? CE आ जाएगा यहाँ पर। तो उसका जो आंसर आने वाला है यहाँ पे लिखने वाले हैं हम, उसे क्या लिखें? ln q प्लस EC। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? q की लिमिट्स रखनी है 0 से लेके स्मॉल q तक। बोलिए ये बहुत गलती होने की चांसेस यहीं पर है और कहीं पर नहीं, है ना? तो अपन को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है जब ये लिखना है तो ये लिख दिया T/RC। और देखना इस पे लगाएंगे जब, तो ये हो गया ln, पहले अपर लिमिट लगा रहे हैं q, तो q की जगह q ही आएगा, सो इट विल बी q प्लस EC। फिर माइनस एंटायर फंक्शन में लोअर लिमिट, एंटायर फंक्शन में अब q की जगह क्या आएगा? 0, तो ln EC, तो इट विल बी ln EC। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ रिकॉल करते हैं, बचपन में हमने ऐसा पढ़ा था, अगर ऐसे लिखा हो ln A माइनस ln B, ln A माइनस ln B, सो दिस कैन बी रिटन एज ln A बाई B। प्रोडक्ट में है तो मल्टीप्लाई हो जाता था, सॉरी प्रोडक्ट में है तो समेशन होता था तो प्रोडक्ट आ जाता था, डिफरेंस में होता है तो इसमें फ्रैक्शन आ जाता है। तो इस चीज़ को हम सेम कॉन्सेप्ट पर ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ln q प्लस EC डिवाइडेड बाई EC। ठीक है, एंड दिस इज T/RC। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं? हमें q का फंक्शन चाहते हैं, फाइनल किस फॉर्म में चाहते हैं? डेटा q मिल जाए हमें एक तरफ और बाकी जो भी आना है वो इस तरफ आ जाए एट द फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको log से अनलॉग करना पड़ेगा। व्हाट इज ln? ln इज नथिंग बट log टू द बेस e, और जब इसको अनलॉक करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी e टू द पावर T/RC, एंड इधर हो जाएगा q प्लस EC डिवाइडेड बाई EC। तो थोड़ी और स्पेस लेते हैं और उस तरफ पहुंच के हो जाएगा ये EC मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर T/τ इज इक्वल्स टू q प्लस EC। अब इस EC पे फोकस करो, कॉमन ले सकते हैं तो उस तरफ भेज देंगे। तो q इज इक्वल्स टू EC 1 माइनस e टू द पावर T/τ माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतना लंबा डेरिवेशन करना पड़ गया इसमें। लेट मी चेक द आंसर। एक मिनट, कहीं माइनस आ रहा है, कहीं माइनस कहाँ से आ रहा है? यहाँ पर गड़बड़ कर दी क्या? q/c जब इस तरफ गया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये पॉजिटिव बचे। करंट बढ़ रहा है तो dq/dt इज I। लिमिट्स में कोई दिक्कत कर दी क्या? पहले क्यों माइनस कहाँ से आ रहा है? लेट मी चेक वंस। एक मिनट, एक गड़बड़ मैंने ये की है, जब यहाँ पे जंप हो रहा था, देखना सर्किट को याद करो, केवल कैपेसिटेंस वाला, तो ये प्लस से माइनस हो रहा था ना, मतलब कि हमें माइनस लिखना चाहिए था, ये प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो इसको करेक्ट करो शुरू से लेके आखिरी तक। यहाँ पर एक माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, हर जगह माइनस आएगा यहाँ पर। एंड इट विल बी q इज इक्वल्स टू, माइनस पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा जो आया था उसका उल्टा, यानी कि EC 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/RC, ये आ जाएगा। ठीक है,
डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल है, बट हमें ये एक्सप्रेशन फाइनली याद रखना है। So if we are charging a capacitor from initially being uncharged, यहाँ पे कैसा चार्ज आ रहा है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को EC लिख दिया है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टी बाई आर सी। मैं टाउ टाउ क्यों बोल रहा हूँ, इसको एक शॉर्ट मेथड है याद रखने के लिए। दिस आर सी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, दिस आर सी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। टाइम कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर है। आर और सी को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो डायमेंशन टाइम के बराबर आएगा, यानी कि ओम इंटू फेराड इज नथिंग बट सेकेंड। ये याद भी रख सकते हो तुम, ठीक है। आर सी इज नथिंग बट टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। If there is resistor and capacitor in the circuit, RC is the time constant of the circuit, ठीक है। तो इसलिए इसको हम एक ऐसे वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं जिसे बोलते हैं टाउ। सो फाइनली ये जो लिख रहा हूँ मैं, Q इज इक्वल्स टू ई सी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। दिस इज हाउ वी विल रिमेंबर दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना होगा, कितना होना चाहिए, वैसे 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 नहीं है तो फिर इक्वेशन गलत है। तो t की जगह क्या रखो, 0 रखो यहाँ पर। तो e की पावर क्या बनेगा, 0। e की पावर 0 क्या होता है, 1। तो 1 माइनस 1 विल बी 0, तो इसका मतलब कि चार्ज विल बी 0। अच्छा, एट लॉन्ग टाइम, एट लॉन्ग टाइम यानी कि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हम अपने ऐसे कॉमन सेंस से पहले सोचते हैं कि उस पर चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे, ठीक है। दिस इज आर, दिस इज ई, दिस इज सी। तो करंट बहना बंद हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई ही हो जाएगा। देयर विल बी नो लूज ऑफ पोटेंशियल एट रजिस्टर। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस कितना चार्ज आ जाना चाहिए, ई इंटू सी एट फाइनल सिचुएशन में। मतलब यहाँ पे प्लस ई इंटू सी और यहाँ पे माइनस ई इंटू सी, ठीक है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी में क्या आंसर आना चाहिए, ई सी आंसर आना चाहिए। तो रख के देखते हैं, जब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी पहुँच जाए तब क्या होगा। तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को ऐसे देखो, e इज़ वॉट 2.71, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस है तो रेसिप्रोकल में 1.2.71 टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये किस चीज़ को टेंड करेगा, किस चीज़ की वैल्यू का पहुँचेगा, 0 की तरफ। तो दिस एंटायर थिंग विल बी 0। तो ये चीज़ 0 है, तो 1 माइनस 0 यानी ई सी। तो चार्ज कितना आ गया यहाँ पे, Q इक्वल्स टू ई सी। तो जस्टिफाई भी हो रहा है जो हमारा कॉमन सेंस बोलता है। शुरुआत में अपन तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं, आखिरी में कॉमन सेंस से बता सकते हैं, लेकिन बीच में फिर ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो अब इसको ज़रा देखते हैं कि इसका किस टाइप का नेचर है, किस टाइप का। क्लियरली लीनियरली इंक्रीजिंग तो नहीं है, क्वाड्रेटिकली इंक्रीजिंग भी नहीं है, किसी टाइप इंक्रीजिंग है ये। तो देखते हैं किस टाइप के इंक्रीजिंग है। तो कल मैंने क्लास के लास्ट में कुछ तुम्हें 3 ग्राफ्स की महिमा बताई थी, तो उस महिमा को अपन समझते हैं। मैंने बताया था कि y इज इक्वल्स टू ऐसे कुछ, अगर सम कॉन्स्ट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, इस टाइप का कोई ग्राफ है तो वो सेचुरेट हो जाता है ग्राफ, है ना। तो किस पे सेचुरेट हो रहा है ये, EC पे। तो अगर अपन ग्राफ बनाए चार्ज वर्सेस टाइम, कैपेसिटर का चार्ज वर्सेस टाइम, तो जब टाइम 0 है तब तो चार्ज 0 है, नो इशू अबाउट इट, यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। और जब इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा टाइम तो किसको अप्रोच होगा ये, EC को। तो इसका मतलब जब टाइम इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा तो लेट्स से दिस इज EC, तो इसको अप्रोच होगा। तो अपन एक ऐसी हॉरिजॉन्टल डैश्ड लाइन बना लेते हैं ताकि उस तक अप्रोच करा पाए उसे। और किस तरीके से बढ़ेगा ये इस तरीके से बढ़ेगा।
ठीक है। अच्छा, इसमें कभी ऐसे थॉट आ जाए कि ऐसे क्यों नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे नहीं बढ़ सकता, क्यों? क्योंकि फिर तो ये क्रॉस कर जाएगा लाइन को, सैचुरेट नहीं हो रहा, इस वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा। तो हमेशा याद रखना ये नहीं होगा, मतलब मिटाई दो इसको, तुम क्रॉस लगा दो अपनी नोटबुक में, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये ग्राफ है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। अब अगर हमें फाइंड करना है कि करंट का कैसा ग्राफ होगा, करंट का क्या फंक्शन होगा, तो अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर देना है। सो I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, I इज इक्वल्स टू, एक ऑफ द टॉपिक ज़रा इससे अलग हट के मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। I इज इक्वल्स टू प्लस डी क्यू बाई डी टी लिखा है यहाँ पर, मैंने माइनस नहीं लिखा, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो लेट्स गेट बैक टू द सर्किट, कि सर्किट कुछ ऐसी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो तुम अगर ये बात अगर अभी अपने दिमाग में फंसा ले गए तो तुम्हें EMI और AC पढ़ते टाइम बहुत मज़ा आएगा। तो चार्ज ऐसे जा रहा है, क्यों? तो हम यहाँ पे चार्ज के टर्म्स में करंट लिखना चाहते थे, इसलिए ये लिख दिया। तो प्लस क्यों लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा, इसको समझना चाहते हैं हम। यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, ये हम बात जानते हैं, क्योंकि जिस तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है उसी तरफ चार्ज करंट भी फ्लो होता है। लेकिन ये चार्ज बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखो यहाँ पे चार्ज थोड़ा ज़ीरो है, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, इसलिए हमने यहाँ पे I को प्लस डी क्यू बाई डी टी लिखा है। इफ़ अगर कोई ऐसी सर्किट हो जाए कि जिसमें चार्ज घट रहा है कैपेसिटर पे, जो थोड़ी देर बाद आएगी, लाइक से प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, और अब डिस्चार्ज हो रहा है ये, ठीक है, कुछ मैकेनिज्म है, बैटरी नहीं है, तो क्लियरली शुरुआत में चार्ज था तो डिस्चार्ज हो जाएगा अब ये। तो अब चार्ज कैसा बहेगा, कैसा बहेगा वापस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है पॉजिटिव में, तो चार्ज इधर बह जाएगा। अब करंट किस तरफ मार्क करें हम, अगर इस सर्किट में मार्क करनी है तो क्लियरली जिस तरफ चार्ज बह रहा है उसी तरफ मार्क करेंगे। तो करंट भी किस तरफ मार्क करेंगे, इस तरफ। अब यहाँ पर I को माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये चार्ज धीरे धीरे घट रहा है इस डायरेक्शन में, ज़ीरो पहुँच जाएगा, यहाँ से Q से ये ज़ीरो हो जाएगा, खाली हो जाएगा चार्ज। ये बात समझ में आई? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो एक माइनस के अगर हम गलत सही लगा दें तो आंसर गलत आ जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है ना। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, आने वाले टाइम में एक लेंस लॉ आएगा, अभी बता देता हूँ मैं। लेंस लॉ, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहेगा, EMF इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। दिस फाई इज नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन होती है उसकी, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है। तो कोई बात नहीं, अभी इस पर मत स्ट्रेस करो, इस पर स्ट्रेस करो। ये माइनस क्या बताता है? तो ये माइनस ये बताता है कि लेंस लॉ इज मतलब एडिशन टू द फेराडेज लॉ। फेराडे ने ये कहा था कि बिजली बनेगी जब, तो कब बनेगी बिजली? जब फ्लक्स चेंज होगा किसी भी सर्किट के थ्रू, किसी भी वायरिंग के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। ये बात उसने कह दी थी अपने फेराडे ने। दिस इज एक्रेडिट टू फेराडे। बट दिस मैन लेंस सेड कि भाई ऐसी इंड्यूस होगी कि जो ओरिजिनल कॉज है इंड्यूस करने का उसको अपोज करेगी। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, कि लेट्स से ये हमारे पास एक सिंपल सी एक सर्कुलर रिंग है कंडक्टिंग। तो ये बात तुम्हें 100% पता होगी कि जब हम इसके नॉर्थ पोल की तरफ ऐसे लेके जाते हैं तो उसमें करंट दौड़ने लगता है, मतलब इंडक्शन हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है। तो ये बात तो किसने बता दी थी? अपने फेराडे ने। लेकिन अब इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये कैसे तय करें?
तो अब देखो, जब ये इसके पास जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देगा। जब मैग्नेट बहुत दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड कम है इसके अक्रॉस, लेकिन जैसे ही वो जा रहा है उसके पास मैग्नेट, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो ये ऐसा करंट इंड्यूस कराएगा सर्किट कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर हम आंसर जानना चाहें कि इसका क्या होगा, तो अगर क्लॉकवाइज फ्लो किया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बनेगी? इस तरफ। और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो किया तो उस तरफ। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? मतलब इट डिपेंड्स कि कहाँ से देख रहा हूँ। अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूँ तो अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो किया, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसा, तो इस तरफ, सो दिस इज़ फॉर एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज़ फॉर क्लॉकवाइज, इस तरफ से देख रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाहता है। जब मैग्नेट इसकी तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहता है, तो ये कॉज को अपोज करेगा, तो ये वाली बनेगी। तो इसमें करंट कैसा फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आ रही है क्या? हल्की फुल्की 50%, 40%, 90%, 100%, कितनी? 60%। सिया, नवीन? हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली वही है ये, कि कैसे अपन गैस करते हैं यहाँ पे। तो अब लेंस लॉ समझ में आ रहा है? ऐसे अपन कनेक्ट करेंगे इसके थ्रू। तो द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट डिस्कशन वॉज व्हाट, कि एक तो तुम्हें थोड़ा नाम वाम पता चल जाए आने क्या आने वाला है, और एक कि ये डिफरेंशियल रिलेशन जब अपन लिखते हैं करंट का, तो माइनस और प्लस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। व्हेन समथिंग इज डिक्रीजिंग और वी हैव टू राइट इट प्लस, क्योंकि करंट को हमें प्लस ही लिखना है, डायरेक्शन तो हम अपने मन से डिसाइड कर चुके हैं। तो अगर ये चीज़ नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव लगाना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लगाना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो इसको अपन याद रखते हैं बस। अब वापस आ जाते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर हमें करंट लिखना है, तो करंट इज नथिंग बट इन दिस केस प्लस डी क्यू बाई डी टी। तो क्यू का एक्सप्रेशन आ चुका है, तो बस उसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के साथ। तो कर देते हैं, कांस्टेंट को बाहर ही रहने दो। वेरी गुड। फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 गया ये काम से, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन, अब वापस आ जाओ, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा अगर dy बाई डी एक्स करना चाहते हैं तो ये होगा e की पावर x। लेकिन अगर e टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होगा? e टू द पावर माइनस एक्स, और इस माइनस एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन यानी कि -1, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या है? वहाँ पर है -1 बाय टाउ इंटू टी। तो क्या आएगा यहाँ पर? -1 बाय टाउ इंटू जो भी है सो है माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लाई है, प्लस हो जाएंगे। सो इट विल बी ई सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। ये करंट का फंक्शन आ गया। दिस इज द फंक्शन ऑफ करंट एज अ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कहाँ पर? ये यहाँ पर किसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया? हाँ, माइनस टी, यही वेरिएबल है। हाँ, किया ना इसको डिफ्रेंशिएट, उसके साथ कांस्टेंट चिपका हुआ है। मतलब कि जैसे e टू द पावर, देखो आप माइनस एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे तुम? e टू द पावर माइनस एक्स, और एक माइनस आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर -3 है अगर, तो क्या आएगा? -3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर -1 बाई टाउ है तो यहाँ तो जो है सो वो आएगा ही, यहाँ पर -1 बाई टाउ हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन देयर, ठीक है। तो अब इसको एनालाइज करते हैं कि ये क्या है। मतलब चार्ज हो रहा है तो करंट किस अंदाज में वेरी कर रहा है। तो चार्ज वाला तो हमने बना दिया था, अब तो एक बार फिर बना देते प्रैक्टिस के लिए। क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा था, सैचुरेटिंग कर्व, किस वैल्यू पर सैचुरेट हो रहा था वो?
Q इज इक्वल्स टू ई सी. सो Q इज इक्वल्स टू ई सी पे सेचुरेट हो रहा है ये 0 से शुरू होकर. अगर सेम स्केल पर हम करंट का फंक्शन भी बताएं, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्लियरली ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है. ई की पावर माइनस एक्स की महिमा देखी थी हमने, वो ऐसा गिरता है. तो देखते हैं इसकी टाइम t इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू है. तो जब 0 रखा टाइम की जगह, टाइम t 0 रखा, तो i कितना आएगा, ई सी. तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है. ई सी बाई टाउ, ई सी बाई टाउ है ना, ये भी आ जाएगा, अदरवाइज डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा. तो ये करंट कितना होना चाहिए यहाँ पर शुरुआत में, टाइम t इक्वल टू 0 पे ई सी बाई टाउ. दिस इज द करंट. और फिर टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0. इसका मतलब करंट किस पे सैचुरेट होना चाहिए, इन्फिनिट टाइम पे, 0 पे. तो इट विल बी लाइक दिस, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. ठीक है, 0 को एकदम टेंड हो जाएगा ये. तो ये बात याद रखनी है. अच्छा, एक क्वेश्चन सॉल्व करो. ये तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स जैसा क्वेश्चन है. अभी तुमने सबने 100 नंबर लाया हो केमिकल काइनेटिक्स में. तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो. बाय हाउ मच टाइम द कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड टू 50%. बाय हाउ मच टाइम द कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड बाय 50%. तो पहले सोचो कितना सेकंड आएगा टाइम. नॉर्मली मतलब इंट्यूटिवली सोचो. नॉर्मली अगर ऐसे सर्किट तुम्हारे सामने है, बटन चालू करके कितने देर रुकोगे कि वो 50% चार्ज हो जाए. ऐसी इंट्यूटिवली आंसर बताओ, कुछ भी रफ गैस, एकदम बच्चों की तरह फालतू की बात बताओ, बिना कुछ मैथमेटिक्स लगाए. ऐसी तुम्हारा इंट्यूशन क्या क्या था? हाँ, कितना, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 मिनट, 1 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, कितना? एक रफ इंट्यूटिव गैस मारो कि हमने बटन चालू की तो कैपेसिटर आधा चार्ज कितनी देर में हो जाएगा. कुछ सेकंड्स. तुम क्या बोल रहे हो? माइक्रो सेकंड्स. तो कुछ सेकंड. ठीक है, चलो देखते हैं. इसको अपन समझेंगे कि कितने. वैसे नॉर्मल एक्सपीरियंस में जैसे ही तुम ऑन करते हो बल्ब या ट्यूबलाइट, फड़फड़ा के वो पता भी नहीं चलता, तुरंत ऑन हो जाती है ना. तो देखते हैं कि कितना आंसर आता है. तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कैसे करें. क्यू का फंक्शन लिख लिया, ई सी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. तो हमें फाइंड करना है टाइम, कि कितना टाइम होगा व्हेन इट इज़ 50% चार्ज. 50% चार्ज का मतलब Q इज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज बाई 2, ई सी बाई 2. तो ये वैल्यू अब हम यहाँ रख देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली टाइम मिल जाएगा. तो इट विल बी ई सी बाई 2 इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन 1 माइनस ई टू माइनस टी बाई टाउ. तो ये हो गया हमारे पास. ई सी से ई सी कट गया, उधर 1 है, इधर हाफ है, तो ये उधर क्या, ये इधर आया, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल्स टू 1 बाई 2. ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं. तो लॉग लेने से क्या होगा, आंसर निकल के आएगा. तो यहाँ ln माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल्स टू ln हाफ. ln हाफ को हम ln 2 का नेगेटिव लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 टू द पावर माइनस 1 है. तो ln 2 और यहाँ पे माइनस हाफ. ठीक है. अच्छा सॉरी, यहाँ ln नहीं आएगा, ये तो चढ़ा ही हुआ था पावर में, तो नीचे उतर जाएगा.
तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, टी इज इक्वल्स टू टाउ इंटू ln2। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? हाफ लाइफ टाइप कुछ नाम होता, वर्ड होता था केमिकल काइनेटिक्स में, तो जब पहली बार सुना था तो आधी ज़िंदगी सा लगता था, तो ये आधी ज़िंदगी है इसकी। तो अब इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ टाउ। तो लेट से कुछ टिपिकल अपन वो रख लेते हैं वैल्यूज टाउ की। तो टाउ होता है आर सी। वी हैव रजिस्टर्स इन ऑर्डर ऑफ, अगर अच्छा खासा हैवी रजिस्टर है तो किलो ओम के ऑर्डर का होता है, तो किलो ओम यानी कि 10⁻³ ओम। और कैपेसिटर नॉर्मली किस ऑर्डर का होता है, माइक्रोफेराड, तो 10⁻⁻6 फेराड। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 10⁻³ सेकेंड्स। तो ये जो वैल्यू आ रही है टाउ, इट इज़ 10⁻³ और ln2 की वैल्यू तुम्हें पता है 693। सो दिस मच सेकेंड्स। और फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड में चार्ज हो जाता है 50%, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ मच परसेंट अ कैपेसिटर is charged, by how much percent a capacitor will be charged, by how much percent the capacitor will be charged in time t is equals to tau, in time t is equals to tau। टाइम कांस्टेंट बराबर वाले टाइम में कितना परसेंट कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें चार्ज निकालना है, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है टाउ के बराबर। तो चार्ज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन विल बी EC 1 - e⁻⁻1, क्योंकि टाइम की जगह जब टाउ आ जाएगा तो इट विल बी -τ/τ यानी कि -1। तो दिस विल बी EC 1 - e⁻⁻1 यानी कि 2.7 उनका रेसिप्रोकल। तो लेट्स नॉट सॉल्व इट एंड राइट इट, ये मेरे को रटा हुआ है। तो 0.63 EC, 0.63 टाइम्स EC यानी कितने परसेंट, 63%। ठीक है, 1 EC हो जाता तो 100% चार्ज हो जाता। अगर 0.63 EC हो गया यानी कि 63% चार्ज। तो आंसर इज 63% चार्ज। %63 चार्ज हो रहा है किस ऑर्डर में, 10⁻³ सेकेंड्स में, यानी कि मतलब दो टाइम पीरियड, दो अगर टाइम कांस्टेंट लगा दिए फिर तो काफ़ी हो जाएगा, है ना। तो इसको समझ लेते हैं ग्राफिकली। चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा है, सैचुरेटिंग ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। तो कितना परसेंट चार्ज हो रहा है, दिस इज़ 100% यानी कि EC, 63% यानी कि 50 यहाँ पे कहीं पे आएगा, 63 थोड़ा और उससे ऊपर आ जाएगा, सो इट विल बी 0.63 EC। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है दैट इज़ टाइम कांस्टेंट, टाइम यहाँ पे मार्क होगा, है ना। तो चार्ज निकाल लिया हमने, करंट का फंक्शन निकाल लिया, दोनों को एक बार आंखें बंद करके फिर से लिख लेते हैं। तो चार्ज का फंक्शन इज EC 1 - e⁻t/τ एंड करंट इज इक्वल्स टू EC/τ e⁻t/τ। ठीक है, अब ये रट तो लिया, लेकिन याद रखना है किस चीज़ के लिए रटा हुआ है। तो ये एकदम सिंपल सर्किट थी, दिस वॉज द एक्सट्रीमली सिंपल सर्किट दैट आवर ब्रेन कुड इमेजिन, कि एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक बैटरी है, तीनों सीरीज़ में लगी हुई हैं, उसके लिए ये है। व्हाट इफ़ कि थोड़ा मैनिपुलेशन आ जाए,
कि इस पे रजिस्टर चिपका दिया जाए, इसके पैरेलल में कैपेसिटर चिपका दिया जाए, फिर क्या होगा? तो फिर हमें इसको ऐसी इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हुए उस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन में C की जगह इक्विवेलेंट C लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर R आ रहा है और C भी आ रहा है, तो वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. So we will see it, don't worry about it, but keep in mind that this is for simple circuit. This is for simple circuit. Simple circuit in which E, C and R are in series. Are in series. बस और कुछ नहीं. तो कुछ और चीज़ें भी पता करने के लिए हमसे जवाब मांगा जा सकता है, ठीक है? तो वो जवाब देख लेते हैं. तो ये हमारी सिंपल सर्किट हो गई. चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया हमने, और करंट भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया. अच्छा, कोई हमसे पूछे कि रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल बता दो, वो भी वेरी करेगा क्योंकि उसके अक्रॉस करंट भी वेरी कर रहा है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, VR. ठीक है? और कोई पूछे कि कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? दिस VR विल बी I इंटू R, दैट्स इट. और I जो भी आया है वो रख देंगे. क्या आया है? वो आया है EC बाई टाउ 1 माइनस नहीं 1 नहीं E टू द पावर माइनस T बाई टाउ मल्टीप्लाइड बाई R. तो देखना यहाँ पे CR और CR कट जाएगा. दिस इज CR एंड दिस इज ऑल्सो CR, तो कुल मिला के वो E हो जाएगा. सो इट इज़ नथिंग बट E इंटू E टू द माइनस T बाई टाउ. सिमिलरली कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल निकालना है अगर, तो वो क्या हो जाएगा? Q बाई C. Q इज इक्वल्स टू CV, यानी V इज इक्वल्स टू Q बाई C. इट इज़ Q एट एनी टाइम डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस. तो Q तो हमें पता है, ये इसको C से डिवाइड करेंगे तो ये E के टर्म्स में आ जाएगा. इट विल बी EC 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई टाउ डिवाइडेड बाय C. तो C से C कट जाएगा तो E बचेगा केवल यहाँ पे. ठीक है? उनके ग्राफ भी बना सकते हैं कि अगर मान लो कोई तुमसे बोले कि बताओ वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर का ग्राफ बनाना है, तो इस फंक्शन का कैसा व्यक्तित्व है, कैसी महिमा है इसकी? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. इट इज़ लाइक ये लिखा हुआ है VR इज इक्वल्स टू E इंटू माइनस T बाई टाउ, यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है. बस सैचुरेटिंग मतलब जो उसकी शुरुआत की वैल्यू है वो क्या है? E. तो E से शुरू कर देंगे इसे और ऐसे गिरा देंगे. ये हो गया. कोई अंतिम व्यक्ति हमसे पूछे कि भाई बताओ C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा ग्राफिकली, तो दिस इज VC वर्सेस टाइम. तो उसकी इक्वेशन को देखेंगे, तो उसकी इक्वेशन में क्या है? E है सैचुरेशन. तो E पे सैचुरेट हो जाएगा और बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, E पे सैचुरेट हो जाएगा. तो कुल मिला के क्या याद रखना है? कोई भी एक चीज़, और वो चीज़ है ये. चार्ज याद रख लो, फिर सब कुछ आ जाएगा तेजी से. अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि ग्राफ दिया हुआ है, दो सर्किट्स का ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे दिया हुआ है. तो एक सर्किट के लिए जो चार्जर था, कैपेसिटर जो था, वो कुछ इस तरीके से चार्ज हो गया. दिस इज़ फॉर 1. और दूसरी सर्किट के लिए जो चार्जिंग है वो कुछ इस तरीके से हुई.
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है कि पहली वाली सर्किट वो जल्दी सैचुरेट हो जा रही है, मतलब जल्दी चार्ज हो जा रही है कम्प्लीटली, और दूसरे वाले को थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, जो सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं अपन, टिपिकल सीरीज सर्किट की, पहली सर्किट में कैपेसिटेंस है C1, रेजिस्टेंस है R1 और EMF है E। दूसरे में कैपेसिटेंस है C2, रेजिस्टेंस है R2 और EMF उतना ही है, मतलब सेम सोर्स ड्राइव कर रहा है दोनों को, दोनों का EMF सेम है। तो अब हमें बताना है कि बताओ टाइम कांस्टेंट ज़्यादा किसका होगा, पहली सर्किट का या दूसरी सर्किट का, ये बताना है। सेकंड वाले का कैसे? देर में चार्ज हो रहा है। ठीक है। तो देखो अभी अपन ने क्या सीखा था अभी, कि अगर कोई 100% चार्ज है तो उसका 60% चार्ज जब होता है तब टाइम कांस्टेंट आता है। तो लेट से दिस इज 63%। तो 63% चार्जिंग पे टाइम देखते हैं कि कितने टाइम पे 63% चार्ज हो रही हैं दोनों सर्किट्स। तो पहली वाली कुछ इस टाइम पे 63% चार्ज हो रही है, मीन्स दिस इज τ1, और दूसरी वाली इतने पे 60% चार्ज हो रही है, मीन्स दिस इज τ2। तो क्लियरली ग्राफ पेपर पे टाइम यहाँ से शुरू हुआ है, तो विच इज़ ग्रेटर? τ2 इज ग्रेटर, तो τ2 इज ग्रेटर। समझ में आया लॉजिक? एक और क्वेश्चन लिखो। एक सर्किट है बट इनमें से एक कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है। दिस इज EMF E, दिस इज कैपेसिटेंस C, दिस इज ऑल्सो कैपेसिटेंस C, बट दिस वन इज इनिशियली चार्ज्ड। रजिस्टर भी है एक, रजिस्टर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये इनिशियली चार्ज्ड है सच दैट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2E है। इट इज़ इनिशियली चार्ज्ड सच दैट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2E है, फुली चार्ज्ड। मतलब फुली तो जब उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होगी तब सिचुएशन बनेगी, बट अभी उस पर इतना चार्ज है। वी इवन डू नॉट नो कि उस पर फुल कितना चार्ज हो सकता है, क्योंकि चार्ज तो डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अभी ये फुली चार्ज है और फिर बहना शुरू हो गया, स्विच को ऑन कर दिया। सो दिस वाज द सिचुएशन एट t = 0। तो t = 0 पे स्विच को ऑन कर दिया गया। ठीक है, तो लिखो इसमें फाइंड चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स, फाइंड चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर कि लेट से इस पे Q चार्ज आ गया, तो किसी भी टाइम पे इस पे चार्ज हो गया +Q, तो क्लियरली इस पे -Q हो जाएगा। अच्छा, इस पे शुरुआत का चार्ज लिख लेते हैं अपन। शुरुआत में कितना चार्ज था इस पर? Q = CV होता है। सो Q =
2E इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा 2EC। तो इस प्लेट पे शुरुआत में कितना चार्ज था 2EC, और अब Q और आ गया तो प्लस Q, और इस प्लेट पे कितना हो गया 2EC माइनस Q। ठीक है, अब किरचॉफ लगा देते हैं। तो लेट्स से उस मोमेंट पर करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज I। तो पहले पॉइंट पर लेट्स से दिस इज पॉइंट 1 जहाँ पर अपन ने पोटेंशियल मान लिया 0, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा E ऐड हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा थोड़ा, तो माइनस Q/C। ठीक है, लास्ट जब डिराइव कर रहे थे ये तो यहीं पे अपन ने प्लस लिख दिया था गलती से। फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो माइनस I इंटू आर, और लास्ट वाले के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि ये ज़्यादा चार्ज पे है और ये कम चार्ज पे है, तो इट विल बी माइनस Q/C। Q कितना है अब 2EC प्लस Q माइनस डिवाइडेड बाय C, और ये फिर वापस इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा यानी कि 0। So this is equals to 0. This is our equation. Now I want you to solve this equation. इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो बस। अच्छा, यहाँ पे I को dQ/dt लिखें या माइनस dQ/dt? dQ/dt प्लस, क्यों? क्योंकि बढ़ रहा है, एज सिंपल एज इट इज, बढ़ रहा है। देखो 0 था यहाँ पे, बढ़ रहा है, यहाँ पे जो भी था वो बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ dQ/dt। उसको एक तरफ ले आओ तो dQ/dt। अच्छा, तुम अपना करो मैं अपना करता हूँ।
मैंने कुछ गलत किया है, चेक करो क्या गलत किया है। सही क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ था, मैंने प्लस चिपका दिया। तो अब होगा क्या, इससे गड़बड़ क्या हो गई है, आंसर नहीं आएगा हमारी, ये ऐसी उल्टी इक्वेशन बन जाएगी। तो थोड़ा हाथ पैर किसने मारे, कुछ अटक रही है ना। हाँ, तो देखो अब एक बहुत ही एनालिटिकल पॉइंट, ऐसा करने से क्या हो गया और हमने क्या गलत कर दिया ऐसे इस इक्वेशन में मान के, ये मैं समझना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और कितना पोटेंशियल है इसके क्रॉस 2E, और यहाँ पे जो बैटरी है उसका पोटेंशियल है इसके अपोजिट में या इसके सपोर्ट में, इसके अपोज में। तो देखो यहाँ पे क्या, इसके कंपैरेटिव ये वाला डबल पोटेंशियल पर है, क्योंकि अगर तुम देखो तो ये ऐसी बैटरी की पोलैरिटी बनाएगा, हायर इधर लोअर इधर। तो इसका मतलब ये इसको काट देगा शुरुआत में, ये इसको काट देगा। क्यों काट देगा, क्योंकि ये हैवी है, ये ज़्यादा पावरफुल सेल इधर लगा दिया हमने शुरुआत में, इधर थोड़ा कम पावरफुल है, तो वो इसको चार्ज कर देगा। तो चार्ज ऐसा बहेगा शुरुआत में, ठीक है, जो हमने क्या माना है उल्टा। अच्छा, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, फिर क्या होगा, कब तक, क्योंकि ये तो खाली हो जाएगा एक दिन ये खाली हो जाएगा, तो एक दिन ये खाली होता जाएगा, तब ये चार्ज हो जाएगा, तब तक ये चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसका ईएमएफ तो कांस्टेंट है, ये ईएमएफ ई ही सप्लाई करेगा। तो वंस इट इज़ डिस्चार्ज्ड, जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इस पर शुरुआत में कितना चार्ज है, इसमें शुरुआत में है 2EC चार्ज, और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना रहेगा, यही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा और ये चार्ज हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात। मैथमेटिकली मत सोचो, केवल अभी ऐसे सोचो इंट्यूटिवली कि ये डिस्चार्ज हो रहा है और ये चार्ज हो रहा है। फिर ये उल्टा देना शुरू कर देगा, फिर ये चार्ज हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे चार्ज ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेटर की तरह हो जाएगा ये। तो अगर यहाँ पर मैं सही लिख देता कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जो मेरा मतलब गलती हो गई मुझसे, तो फिर हमने जो किया है वो सही फिट बैठ जाता। अब ऐसा करने में बस अंतर क्या आता पूरी इक्वेशन में, केवल इक्वेशन में सुधार करो कि जो हमने पहली इक्वेशन लिखी हुई है, जब किरचॉफ लॉ में यहाँ से यहाँ जंप हुए थे तो हमने नेगेटिव चिपका दिया था, तो उसको बस पॉजिटिव करो। ठीक है, कौन सी चीज़ को पॉजिटिव किया, हाँ इसी को। और इस पर फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा, इस पर चार्ज आएगा -2EC प्लस Q, और इस पर आ जाएगा +2EC माइनस Q। तो ये वाला चार्ज लिखना है हमें वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इसको बाकी आगे का काट दो, होमवर्क में सॉल्व करना फिर। और जो आंसर है वो कुछ इस टाइप से आएगा। आंसर लिखता हूँ मैं, Q विल बी लाइक दिस। ये सब गलत है, तो फाइनली Q कुछ ऐसा आएगा 3EC/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e⁻t/RC, और 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन कंपेयर करते हैं जो हमने बेसिक इक्वेशन पढ़ी थी उससे, कि यहाँ पे सिंपल सर्किट नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा कैपेसिटर है और उसमें इनिशियली चार्ज भी है। तो देखो ऐसी सर्किट का हम टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं अगर, तो ये इक्वेशन हम शायद डायरेक्ट ही लिख पाते। तो फॉर दिस सर्किट व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट फॉर द गिवन सर्किट, व्हाट इज टी, व्हाट इज टाउ। तो टाउ क्या सीखा था हमने, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस।
और वो किस सिचुएशन में सीखा था, जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में हो और कुछ ना हो। लेकिन यहाँ पर तो कुछ है और भी, तो इसको हमें ऐसे मॉडिफाइड करना पड़ेगा, आर इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाय सी इक्वलेंट ऑफ द सर्किट। तो आर इक्वलेंट कितना है सर्किट का, केवल एक ही रेजिस्टेंस है पूरे सीरीज में। अच्छा वो गायब कर दिया मैंने, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था, तो आर और सी इक्वलेंट कितना है, एक सी और दूसरा सी सीरीज में है, तो कितना C/2। तो देखो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं ऐसे, -T/τ। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है RC/2 T/τ, ठीक है। अच्छा ये इंफॉर्मेशन क्या देता है हमें, कि उस पर फाइनल चार्ज कितना होगा। तो Q किस पर है फाइनल चार्ज, इस वाले पर, हमने इस पे Q मांगा था, इस पे निकालना पड़ गया, तो ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इस Q में से, ठीक है। हाँ, सो दिस Q विल बी द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, और इस पे निकालना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा 2EC में से, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, पूरा ना जाते हुए, केवल इस शॉर्टकट वाले मेथड से जाएंगे, है ना। कि ये हमारे पास एक सर्किट है, एक रजिस्टर है R, एक कैपेसिटेंस है C1 और एक और कैपेसिटेंस है सीरीज में C2, इनिशियली अनचार्ज सब कुछ। ठीक है, तो अब हमें इसमें चार्ज की इक्वेशन लिखनी है, डायरेक्टली लिखनी है बिना कुछ मैथमेटिकल कुछ करते हुए। तो सबसे पहले तो हम वो वाली बेसिक इक्वेशन दिमाग में लगाते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू EC, यानी कि फाइनल चार्ज, इसको हम Q लिख देते हैं, कैपिटल Q, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/τ। सो इफ़ वी कैन फाइंड फाइनल चार्ज एंड इफ़ वी कैन फाइंड द टाइम कांस्टेंट, द इक्वेशन इज रेडी। तो इस पर चार्ज वैसे देख लेते हैं कि अगर किसी टाइम पर इस पर चार्ज Q आया तो इस पर कितना आएगा, इस पर कितना आएगा, किसी भी टाइम पर अगर चार्ज यहाँ पर Q आया तो इस पर कितना आएगा, इस पर भी Q आएगा क्योंकि सीरीज़ में है, ठीक है। तो मतलब कि एक ही एक्सप्रेशन से दोनों के आंसर मिल जाएंगे इस बार। तो लिख देते हैं, तो फाइनल चार्ज कितना आएगा, करंट बहना बंद हो जाएगा, जो पूरा पोटेंशियल है वो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। चार्ज बराबर है तो पोटेंशियल के हिसाब से अपन Q लिख देते हैं वहाँ पे। तो ये Q को क्या लिखें, इस कैपिटल Q को, इसको लिख दें E इंटू सी इक्वलेंट, इसको E इंटू सी इक्वलेंट लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या होता था, ये ऐसा होता था E इंटू सी, बट अब C यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन है, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू सी इक्वलेंट, यानी कि C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय E, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस T/τ, टाउ यानी कि R इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाय C इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट तो हो गया R इक्वलेंट R, और C इक्वलेंट हो गया C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी विल मॉडिफाई। अगर हमारे सामने कोई ऐसी सर्किट आ जाए जो एकदम सिंपल नहीं है तो ऐसे मॉडिफाई करेंगे। तो बॉटम लाइन लिख लेते हैं कि चार्ज ऑन इन द सर्किट फ्लोन मस्ट बी गिवन बाय E इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाय C इक्वलेंट 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/τ equivalent, where τ equivalent is equals to C equivalent multiplied by R equivalent। ये करना है हमें। तो करके बताओ।
इसके लिए चार्ज की इक्वेशन लिखो। तो इसमें सबसे पहला दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा होगा कि इन पे चार्ज तो अलग अलग आएगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो लेट से इस पे आ गया Q1 चार्ज और दूसरे पे आ गया Q2 चार्ज, ठीक है। तो अगर इसके इक्विवेलेंट को कंसीडर करना है तो इस पे नेट चार्ज कितना आया, Q1 प्लस Q2। तो ये चीज़ हमें टोटल चार्ज फ्लो इन के फॉर्म में मिलेगी, Q1 प्लस Q2, और फिर वो कितना कैपेसिटी है दोनों की उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो विल फाइंड Q और फिर Q1 और Q2 फाइंड कर लेंगे। ये समझ में आया? सो Q विल बी रिटर्न एज, यहाँ पर क्या आएगा, E इक्वलेंट, सो दैट इज E मल्टीप्लाइड बाय C इक्वलेंट। तो C इक्वलेंट कितना हो जाएगा इस बार, C1 प्लस C2 क्योंकि पैरेलल में है। फिर 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाय टाउ इक्वलेंट। टाउ इक्वलेंट कितना हो जाएगा, R मल्टीप्लाइड बाय C इक्वलेंट यानी कि C1 प्लस C2। सो दिस इज द Q, ठीक है। और हमने देखा था कि ये Q कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, Q प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि Q1 कितना होगा, C1 मल्टीप्लाइड बाय Q1 अपॉन C1 प्लस C2, और Q2 क्या होगा, C1 मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और Q2 होगा C2 मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये Q उठा के यहाँ रख दें तो Q1 और Q2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक वर्ड प्रॉब्लम लिखो जिसमें तुम्हें सर्किट खुद ही बनानी है। लिखो इसमें, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड, a capacitor is connected to a 12 volt battery, to a 12 volt battery through a resistance of 10 volt, through a resistance of 10 ohm, through a resistance of 10 ohm, full stop. It is found that the potential difference across the capacitor, it is found that the potential difference across the capacitor rises to 4 volt, rises to 4 volt in 1 microsecond, rises to 4 volt in 1 microsecond. So find capacitance of capacitor, find capacitance of capacitor. तो एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 10 ओम और कैपेसिटेंस अननोन है। और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1 सेकेंड में, 1 माइक्रो सेकेंड में जो पोटेंशियल है अक्रॉस कैपेसिटेंस
दैट इज राइजेस टू 4 वोल्ट, यानी कि 0 से इनिशियली अनचार्ज से 4 वोल्ट पहुंच गया। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस Q बाई सी, मतलब इस चीज़ की वैल्यू कहाँ पहुंच गई, 4 वोल्ट। सो Q बाई सी इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। इसका मतलब अगर हमें ये Q पता चल जाए तो ये C पता चल जाएगा। मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट C इज इक्वल्स टू Q बाई 4 मैथमेटिकली। और Q का इक्वेशन हमें मालूम है, Q का इक्वेशन क्या होता है, EC, E इज़ वॉट 12 एंड C इज़ वॉट पता नहीं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, टी इज़ वॉट 1 माइक्रो डिवाइडेड बाय टाउ, आर इज़ वॉट, आर इज़ 10 एंड सी इज़ पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सही लिखाया गया है मैंने, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। 12 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस है 10 ओम, 4 वोल्ट राइज कर गया 1 माइक्रो सेकेंड में। तो कैपेसिटेंस सी बताना है, तो कैसे बताएं कैपेसिटेंस सी। अच्छा ठीक है ना, ये तो हमने क्यू लिखा है अभी, डिवाइडेड बाय सी भी करना है, तो सी से सी कट जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत क्रिएट कर रहा था। सो दिस इज इक्वल्स टू, क्या रहा हूँ मैं, अच्छा ये इक्वेशन कर, चलो रुक जाओ, ये क्यू लिख दिया ना हमने इस इक्वेशन में, डिवाइडेड बाय 4 करो और इधर सी है, तो एक सी से सी कट जाएगा, एक सी फिर भी बच जाएगा, तो अब आ जाएगा यहाँ से। तो कुल मिला के ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए हमको, मतलब रफली क्या कहाँ तक पहुँचेगा। तो 4 थी 12 और ये हो गया 1/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 माइक्रो, माइक्रो 10⁻⁻⁶ लिखें या कैपेसिटेंस रिपोर्ट कर देंगे माइक्रो में, तो 1 ही लिखे रहने दो, जो सी निकल के आएगा वो माइक्रो में आएगा, इतना याद रखना बस। 10C, C विल बी इन माइक्रो फैराड। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब इसको इस तरफ ले आया जाए, तो ये हुआ 2/3 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 1/10C। ln ले लिया जाए दोनों तरफ, तो ln3 माइनस ln2 इज इक्वल्स टू, नेगेटिव कंपनसेट हो गया तो इधर बच जाएगा 1/10C। ठीक है, तो बस इतना लिख देते हैं हम कि C इज इक्वल्स टू 1/10 ln 3/2 and this will be in microfarad. ln2 की वैल्यू तो पता है 0.693, ln3 की नहीं पता, 0.477 0.447 ऐसा कुछ, नहीं ज़्यादा ही होगी ना, ln3 तो 0.69 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना ही लिख के छोड़ दो इसको। एक और सर्किट पकड़ लेते हैं। ये है भाई सर्किट, ये इसका स्विच है, बैटरी का EMF E है, रेजिस्टेंस ऐसे मार्क्ड है। तो इसमें लिखो इनिशियली कैपेसिटर इज़ अनचार्ज्ड, इनिशियली कैपेसिटर इज़ अनचार्ज्ड एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 switch is closed, at t equal to 0 switch is closed,
So find charge on capacitor as a function of time. Find charge on capacitor as a function of time. तो इसको पूरा किरचॉफ लॉ नहीं लगाना है, वही अपना शॉर्ट मेथड लगाना है. यहाँ पे थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स सर्किट है कि C अगर यहाँ पे कहीं पे होता, सीरीज़ में डायरेक्टली होता, तब तो अपन R इक्वलेंट आसानी से लिख देते. अब R इक्वलेंट क्या लिखें? तो तुम R इक्वलेंट लिखने की कोशिश कर रहे होगे तो ये दिक्कत क्रिएट हो रही होगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मेट लिखते हैं अपन कि Q इज़ हेयर समथिंग Q जो फाइनली होता है उसमें स्टेडी स्टेट में मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ इक्वलेंट. तो ये फाइंड करना और ये फाइंड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये तो फाइंड कर सकते हैं अपन थोड़ी आसानी से. कैसे कर सकते हैं कि स्टेडी स्टेट में इस पर चार्ज कितना होगा. स्टेडी स्टेट में इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं बह रहा होगा. इस वाले में स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट नहीं बह रहा होगा, पूरा इस लूप में बह रहा होगा. और वो कितना बह रहा होगा? E डिवाइडेड बाई 2R. ये तो सर्किट से बाहर ही हो गए. तो वो उस स्टेडी स्टेट में यहाँ पे करंट बह रहा होगा E बाई 2R. यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस रजिस्टर के अक्रॉस, वही इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस होगा. जो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वही इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस होगा. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा जो इसके अक्रॉस है, यानी कि आई आर यानी कि E बाई 2. तो इसको कितना पोटेंशियल मिलेगा फाइनली? E बाई 2. तो चार्ज कितना हो जाएगा इसमें? EC बाई 2. तो प्लस EC बाई 2 माइनस EC बाई 2. तो ये Q स्टेडी स्टेट तो समझ में आ गया कि भाई इसको लिख देंगे हम माइनस EC बाई 2. लेकिन टाउ इक्वलेंट का क्या करें? टाउ इक्वलेंट is nothing but R equivalent multiplied by C equivalent. तो देखो अब इसमें अपन एक अल्टीमेट चीज़ सीखने वाले हैं कि जो C इसमें क्या दिख रहा है वैसे तुम्हें? C दिख रहा है C. तो C के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट वी विल राइट. C के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट वी विल राइट, नॉट E के अक्रॉस. C के अक्रॉस लिखेंगे. ये बात समझ में आ रही है? C इक्वलेंट को अगर C लिख दिया, यहाँ पे हम वो रेजिस्टेंस लिखेंगे दैट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस C. मतलब अगर मैं C के टर्मिनल्स को बनाऊँ और रेजिस्टेंसेस मार्क करूँ, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, है ना. यहाँ पे है रजिस्टर. तो ये दोनों हो गए पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में हो गए. तो इफेक्टिवली C के अक्रॉस कितना पोटेंशियल कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया? इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी R बाई 2 प्लस R यानी कि 3R बाई 2. तो यहाँ पे क्या आएगा? 3R बाई 2. क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि हमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखना है वो किसके अक्रॉस लिखना है? कैपेसिटेंस के अक्रॉस. अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ मानी कि इस बैटरी को भूल गए हम, यहाँ पे बैटरी नहीं बनाई. क्यों नहीं बनाई? क्योंकि बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस आ जाता. ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो वो भी कुछ रेजिस्टेंस दे देती.
बट यहाँ पे क्योंकि परफेक्ट बैटरी है वो कुछ रेजिस्टेंस नहीं दे रही, इसलिए हमने रेजिस्टेंस नहीं बनाया उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम याद रखेंगे। पहले आंसर लिख दें इसका। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय 3r/2c, 3rc/2, ये हो जाएगा आंसर। दिस इज द q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, प्लस आएगा, मतलब तो चार्ज लिख रहा है ना इस प्लेट पे, अब माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे गलती से लिख गया। अच्छा, ये फंडा हम कब लगा सकते हैं, जब कैपेसिटर अनचार्ज हो, ठीक है, शुरुआत में। तो पूरी क्लास को अब समराइज करते हैं, क्या सीख गए हम। तो लिखो इसमें फाइनल कंक्लूजन कि इफ़ कैपेसिटर और कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज्ड, then the formula of charge stored as a function of time is steady state वाला चार्ज multiplied by 1 minus e to the power minus t by tau effective और tau equivalent, where q steady state is calculated by, मतलब ये बोल रहा हूँ, लिखना नहीं है, कैसे कैलकुलेट करना है q steady state। और आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर के अक्रॉस मान लो कोई करंट नहीं बह रहा है, उसके हिसाब से फिर कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट का चार्ज निकाल लो। और टाउ इक्वलेंट कैसे निकालना है, टाउ इक्वलेंट निकालना है आर इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाय सी इक्वलेंट, वेयर आर इक्वलेंट इज व्हाट, इट इज़ नॉट अक्रॉस बैटरी, इट इज़ अक्रॉस कैपेसिटर। तो लिखो आर इक्वलेंट हेयर इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर, effective resistances across terminals of capacitor by replacing batteries with their internal resistances, तो ये हमें याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि कितना लिमिटेड जो सिचुएशंस या सिनेरियोज हमने देखे उन्हीं सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक ज़रा सा और पढ़ लेते हैं, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस वन, दैट इज़ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कि कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होगा। तो सेकेंड पार्ट लिखो, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो लेट्स से हमारे पास एक इनिशियली चार्ज्ड कैपेसिटर है, तभी तो डिस्चार्ज होगा। तो उसके पास प्लस क्यू और दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। अब इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं हम, तो बैटरी की ज़रूरत नहीं है ना, बैटरी तो फिर उसको डिस्चार्ज नहीं होने देगी, तो केवल लोड लगा दिया, एक रजिस्टर लगा दिया इस पर, जिसके थ्रू ये डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड नाउ वी वांट टू फाइंड दिस इज व्हाट, दिस प्लस क्यू इज द चार्ज एट इनिशियल टाइम t। तो एट t इक्वल टू 0 चार्ज इज कैपिटल Q। ठीक है, तो किसी रैंडम टाइम t पर लेट्स से चार्ज Q बह गया सर्किट में, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, Q माइनस Q। ठीक है, और इस पर भी आ जाएगा अकॉर्डिंगली। अब किरचॉफ लॉ लगा देते हैं फटाफट। तो किरचॉफ लॉ लगाया, तो यहाँ पे लेट से 0 है, तो नेगेटिव पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q माइनस Q बाई सी। ऑफकोर्स इसका कैपेसिटेंस C है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q माइनस Q बाई सी माइनस IR, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, सो दिस इज़ आवर इक्वेशन। अब मुझे बताओ, ये जो I है इसको dq बाई dt लिखें या माइनस dq बाई dt लिखें।
मतलब आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। तो अब देखो ये करंट वक्त के, ये जो चार्ज है ये पहले तो बहुत तेज़ी से बहेगा, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है बहने का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक टाइम पे ऐसा आएगा ये बहना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब करंट इस तरफ है जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है। और डी क्यू बाई डी टी क्या है, डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज डी क्यू बाई डी टी मैथमेटिकली सोचो, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस स्मॉल क्यू। तो ये स्मॉल क्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है। देखो शुरुआत में अच्छे तेज़ी से जाएगा चार्ज, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। तो करंट क्या है, करंट घट रहा है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को तुम जब किरचॉफ लॉ लगाओगे कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक माइनस पूरा खेल बिगाड़ सकती है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो Q माइनस क्यू अपॉन सी माइनस आई आर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक और मेरे को जो फाइनल अपन रिपोर्ट करेंगे कि व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, वो क्या होगा, वो होगा Q माइनस क्यू होगा। ये बात जहन में याद रखना है ना, क्योंकि फाइनल चार्ज Q माइनस क्यू है। या इसको अपन एक काम करते हैं, इतना डिफ़िकल्ट ना बनाते हुए इसको लिख देते हैं, कोई दूसरा अक्षर लिख देते हैं। लाइक से दिस इज K, दिस इज K। ठीक है, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज़ चार्ज एट एनी टाइम t, तो वो K हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस K, अरे ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना करते हुए इसी को सॉल्व कर लेते हैं, मत करो ये फालतू दिमाग उलझ रहा है। तो ये Q माइनस क्यू ही रखो, इसको बाद में देख लेंगे। तो ये हो गया Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई C इज इक्वल्स टू, इधर आई आर लिखेंगे तो दैट इज़ माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो C को इस तरफ ले आओ, डी क्यू को एक तरफ लेके जाओ, T वाली चीज़ों को एक तरफ लेके जाओ, तो माइनस 1 बाय सी आर, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन Q माइनस क्यू और डी क्यू। अब इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट में लिमिट्स खास तौर पे ध्यान में रखनी है। तो Q क्या था शुरुआत में, Q क्या था शुरुआत में, Q 0 था, कोई चार्ज नहीं बहा था उस पर। किसकी लिमिट्स रख रहे हैं यहाँ पर हम इस इक्वेशन में, जब टाइम 0 है तो ये वेरिएबल क्या है, डी क्यू है स्मॉल वाला, तो स्मॉल क्यू की लिमिट्स रखेंगे। तो शुरुआत में कितना चार्ज बहा था, 0, और फाइनली कितना चार्ज बह गया, फाइनली वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी पूरा बह गया, यानी कि कैपिटल Q, और ये रैंडम टाइम t पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं फटाफट ऐसे सॉल्व करके लिख देता हूँ। Q विल बी, डिस्चार्ज हो रहा है ना ये, तो उतरेगा क्लियरली, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, चार्ज ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये ई टू द पावर माइनस समथिंग वाला ग्राफ है। तो शुरुआत में चार्ज था कैपिटल Q, फाइनल चार्ज होगा 0, यानी कि Q इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आंसर हो गया, दिस विल बी द चार्ज। और ये ग्राफ भी बना लो इसके साथ में, Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ये कितना है शुरुआत में, ये शुरुआत में है कैपिटल Q। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग एज K, इसको मैं K बोल रहा था। तो इट इज़ चार्ज एट एनी टाइम t। चार्ज Q एट एनी टाइम t। So this is how the capacitor will be discharged। और
आई कैसे लिखेंगे हम अगर लिखना पड़ जाए तो, आई विल बी माइनस डी क्यू बाई डी टी, यानी कि इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन और नेगेटिव चिपकाना है उसके आगे, सो दैट विल बी क्यू अपॉन टाउ माइनस के साथ, और एक माइनस एडजस्ट होके ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. दिस विल बी द फंक्शन ऑफ करंट एट द टाइम. ठीक है, तो इतना करते हैं आज. नेक्स्ट क्लास में अगर हम कैपेसिटर के अंदर कोई मटेरियल इंसर्ट कर दें, इंसुलेटिंग मटेरियल, उसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक, तो वो कैसा बिहेव करेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ये देखेंगे. अच्छा, आज तुम्हारा होमवर्क है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करना. सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. Charging and discharging of a capacitor. Charging and discharging of capacitor. ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.